हेलो एवरीवन। तो हम लोग पॉलिटी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एक और नया वीडियो आपका। अब तक हमने आपका पीरियम्बल देखा था। लास्ट वीडियो में हमने पीरियम्बल को बहुत ढंग से समझा था और जो भी क्वेश्चन आपके पीरियम्बल से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश करी थी उस वीडियो में, है ना। तो दो पार्ट में हमने पीरियम्बल देखा था और वो दोनों ही पार्ट जो हैं वो आपका आप देखेंगे और देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन जो पीरियम्बल से रिलेटेड होंगे वो आपको उन दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? आपका पीरियम्बल से शुरू होता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही आप खोलोगे तो पहले आपको क्या दिखेगा? पीरियम्बल दिखेगा। अब पीरियम्बल दिखने के बाद जो आपको अगली चीज दिखेगी वो क्या दिखेगी? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन जो है वो पार्ट वन किससे रिलेटेड है, तो बेटा पार्ट वन में आता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, है ना। तो इंडिया जो यूनियन है, यूनियन के बारे में बात होगी और उसकी जितनी भी टेरिटरीज होंगी उस टेरिटरीज के बारे में आपका बात होगी। उसके जो स्टेट होंगे, यूनियन टेरिटरीज होगी, उन सब के बारे में जो बात होगी वो किस में होगी? आपका पार्ट वन में। ठीक है, तो चलिए हम यहां देखते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। बेटा पार्ट वन की अगर मैं बात करूं तो पार्ट वन में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आर्टिकल वन से लेके आर्टिकल फोर तक जो आते हैं, आर्टिकल वन से लेके आर्टिकल फोर तक जो आते हैं वो कहाँ आते हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल वन से लेकर आर्टिकल फोर तक। ठीक है, याद रखेंगे कहां से कहां तक आर्टिकल? आर्टिकल वन से लेकर आर्टिकल फोर तक। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल कितने थे? 395 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी आर्टिकल कितने हैं? 470। तो उसमें से जो आपके इनिशियल या शुरू के जो चार आर्टिकल हैं वो किस में आते हैं? आपके पार्ट वन में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कुछ चीजें हम समझते चलेंगे। वो आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो वो आर्टिकल याद करते चलेंगे और उन आर्टिकल का क्या मीनिंग है वो मीनिंग आपका साथ के साथ हम समझते चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वन ना। आर्टिकल वन देखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखना होता है, हमने बोला ना यूनियन, है ना। तो ये यूनियन वर्ड इंडिया के टर्म्स में समझना। बोला जाता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। इंडिया क्या किसका यूनियन है? इंडिया स्टेट्स का यूनियन है ना। अब बेटा देखना एक टर्म आपने सुना होगा फेडरेशन, एक टर्म आपने सुना होगा फेडरेशन, एक टर्म होता है फेडरेशन और एक टर्म है आपका जो है यूनियन। तो सर क्या इंडिया यूनियन है या इंडिया फेडरेशन है ना। क्या हम इंडिया को यूनियन बोलेंगे या फेडरेशन बोलेंगे? और अगर हम इंडिया को यूनियन बोलेंगे तो यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस होता है ना। तो ये चीज आपका समझेंगे। अब बेटा देखो यहां पे समझना, फेडरेशन तब बनता है जब बहुत सारे स्टेट आपके मिलके आते हैं, आके आपका एग्री करते हैं कि हम लोगों को साथ रहना है और वो साथ मिलके क्या बनाते हैं? आपका फेडरेशन बनाते हैं। फेडरेशन में दूसरी चीज क्या होती है कि फेडरेशन में स्टेट्स के पास पावर होती है कि वो अलग होना चाहे तो अलग हो सकते हैं। अगर स्टेट्स को अलग होना है ना तो उनके पास पावर होगी कि वो आपका अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन में डिफरेंस क्या होता है? यूनियन में भी आपका स्टेट्स आपके एक साथ आएंगे मिलके कि हमें क्या करना है, हम आपके साथ रहना चाहते हैं तो आप यूनियन बनाओगे। लेकिन यूनियन में स्टेट्स के पास पावर नहीं होती कि वो आपका यूनियन से अलग हो सकते हैं, है ना। तो आपका स्टेट्स के पास पावर होगी अलग होने की तो वो फेडरेशन कहलाएगा और अगर स्टेट्स के पास पावर नहीं होगी अलग होने की तो वो क्या कहलाएगा? आपका यूनियन, है ना। तो इंडिया क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ये टर्म बहुत ढंग से याद रखना। इंडिया क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, है ना। वहीं पे अगर मैं फेडरेशन का एग्जांपल लूं तो यूएसए जो है अमेरिका वो एक फेडरेशन है ना। अब अमेरिका या आपका फेडरेशन क्या है? डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, जहां पे स्टेट को आप नहीं तोड़ सकते, स्टेट को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यूनियन आपका डिस्ट्रक्ट हो सकती है। कि अमेरिका से आपके जो वो हैं स्टेट्स आपके अलग हो सकते हैं, इंडिया से स्टेट अलग नहीं होंगे। इंडिया में यूनियन आपका इंडिस्ट्रक्टेबल रहेगा लेकिन जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश यूपी, यूपी से आपका एक नया स्टेट बना उत्तराखंड,
है ना। तो आपने देखा एमपी, एमपी से एक नया स्टेट बना कौन सा आपका, छत्तीसगढ़, है ना। या फिर आपका बिहार, बिहार से एक नया स्टेट बना झारखंड। तो आपने देखा ना स्टेट डिस्ट्रक्ट हो गए, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया तो डिस्ट्रक्ट नहीं हुई, यूनियन ऑफ इंडिया तो आपका वही है। तो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। चलो अब यहां पे दूसरी चीज समझेंगे। हमने ये तो देख लिया इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट है। एक और चीज हम यहां पे समझते हैं, इंडिया जो यूनियन ऑफ स्टेट है ना, दो टर्म यूज होते हैं, एक यूज होता है आपका यूनियन और एक टर्म यूज होता है आपका क्या, टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमने बोला ना यूनियन और टेरिटरीज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनियन और टेरिटरीज में यहां पे क्या फर्क है, तो बस छोटा सा फर्क याद रखेंगे कि इंडिया यूनियन किसका है, स्टेट का। तो यूनियन में क्या आएंगे, केवल आपका स्टेट, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट के साथ साथ, स्टेट तो आएंगे ही आएंगे, स्टेट के साथ साथ और क्या आएंगे आपके, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखेंगे। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज आएंगे, और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आएंगे आपके, केवल स्टेट आएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज जो है वो आप याद रखोगे। अब हम शुरू करते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है कि इंडिया का नेम जो होगा और उसके टेरिटरीज का जो नेम होगा, ठीक है, वो किस में आएगा आपका, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया का नाम क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया को हम क्या बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे, हिंदुस्तान बोलेंगे, या फिर आपका क्या बोलेंगे, आर्यव्रत बोलेंगे, या आपका और भी बहुत सारे नाम आपके पहले हुआ करते थे इंडिया के, या भारत बोलेंगे। अभी आपने देखा था ना करंट में आपका एक डिस्प्यूट भी चल रहा था कि कई जगह नाम चेंज करके आपका इंडिया का भारत कर दिया गया है। तो क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आपका भारत नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा भारत नाम यूज करने के लिए, तो बेटा नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 1 ही आपका डिफाइन करता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है वो क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। मतलब दोनों ही नाम यूज होते हैं, इंडिया भी यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में और भारत भी यूज होता है। तो आप इंडिया चाहो तो आप इंडिया यूज कर लो नाम, अगर आप भारत चाहो तो आप नाम भारत यूज कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों ही नाम आपके बोले हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। आप भारत चाहो तो आप भारत आप यूज कर सकते हो। ये चीज समझ में आई। हाँ, बट यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत वर्ड कितने बार यूज किया गया है। आंसर क्या होगा आपका, केवल एक बार यूज किया गया है। पूछा जाए कहां यूज किया गया है, तो आंसर क्या होगा, आर्टिकल 1 में यूज किया गया है। बाकी सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का नाम क्या है, बाकी सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का नाम इंडिया है। भारत सिर्फ आपके आर्टिकल 1 में बोला है, बोला है इंडिया, दैट इज भारत। मतलब इंडिया और भारत एक ही चीज है, ये चीज मेंशन कर रखी है, लेकिन भारत वर्ड हर जगह आपका यूज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। ये चीज यहां तक समझ में आई ना, आपको समझ में आया ना आर्टिकल 1 क्या होता है। आर्टिकल 1 नेम बता रहा है, किसका नेम बता रहा है, यूनियन का। आर्टिकल नेम बता रहा है किसका, इंडिया की टेरिटरीज का। जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 1। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया का नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। दोनों ही नाम मेंशन हैं। क्या हमें भारत वर्ड यूज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बेटा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। क्यों करना पड़ेगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि भारत भी इंडिया का ही नाम है और इंडिया भी इंडिया के लिए ही यूज होगा, तो दोनों नाम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 2 ये बोलता है कि अगर आपको कोई नया स्टेट स्टैब्लिश करना है, कोई भी नया स्टेट अगर आपको बनाना है, स्टैब्लिश करना है, और उसे यूनियन ऑफ इंडिया में इंक्लूड करना है, एडमिशन करना है उस स्टेट का यूनियन ऑफ इंडिया में, है ना, तो वो आपका किससे होगा, आर्टिकल 2 से। आपको कोई नया स्टेट बना के उसे इंडिया के यूनियन में, हमने पढ़ा था ना ये यूनियन ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें इंक्लूड करना है, तो उसके लिए ऑथराइज आपको कौन करेगा, आर्टिकल 2। ठीक है, चलो आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। कोई नया स्टेट फॉर्म करना है और कोई जो स्टेट एग्जिस्ट करता है उसके एरिया में हमें ऑल्टर या चेंज करना है, उसकी बाउंड्रीज में, उसके नेम में चेंज करना है। कोई स्टेट पहले से एग्जिस्ट करता है, उसके एरिया में, नेम में, बाउंड्री में चेंज करना है, तो वो हम किससे करेंगे, आपका आर्टिकल 3 से।
अब बेटा ये आप कंफ्यूज हो गए होगे कि यहाँ पे लिख रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट और यहाँ पे लिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, है ना। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा यार, मतलब दोनों 2 और 3 में एक ही जैसी चीजें बोल रखी हैं, समझ में नहीं आ रहा यार क्या डिफरेंस क्या है इसमें, है ना। क्या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट क्या होगा, है ना, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, है ना। तो चलो हम थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एडमिशन। कहाँ एडमिशन, यूनियन में। कहाँ एडमिशन, यूनियन में, यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिशन। यहां क्या बोला है, एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। चलो तो यहां पे आर्टिकल 2 में वैसे स्टेट आएंगे जो पार्ट ऑफ यूनियन नहीं थे। पार्ट ऑफ यूनियन नहीं थे मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब ऑल इंडिया फेडरेशन से इंडिया का एक यूनियन बना, जो भी आपके स्टेट उसका पार्ट नहीं थे वो किस में आएंगे, आपके आर्टिकल 2 में, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल है आपका गोवा। गोवा पार्ट ऑफ इंडिया नहीं था बेटा, 1961 में हमने गोवा को कैप्चर किया था। तो गोवा क्या होगा, इंडिया का एक स्टेट बनेगा, इंडिया के यूनियन में शामिल होगा, है ना। दूसरा एग्जांपल आपको यहां दे रखा है सिक्किम, है ना। सिक्किम जो है 1975 में पार्ट ऑफ इंडिया बना, तो क्या ये पहले इंडियन यूनियन का पार्ट था, नहीं था। तो ऐसे स्टेट जो बाद में पार्ट बनेंगे इंडिया का, जिन्हें बाद में हम इंडियन यूनियन में इंक्लूड करेंगे, वो किस में आएंगे आपके, वो आएंगे आपके आर्टिकल 2 में। और ऐसे स्टेट जो पार्ट ऑफ इंडिया थे, उन स्टेट से नए स्टेट बने हैं, ऐसे किस में आएंगे, आर्टिकल 3 में। जैसे एमपी एक स्टेट होता था, एमपी को हमने 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया, एमपी से हमने क्या बना दिया, छत्तीसगढ़ बना दिया। जैसे आपका आंध्र प्रदेश एक स्टेट होता था, उसे हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया और उससे हमने क्या बना दिया, तेलंगाना बना दिया। जैसे उत्तर प्रदेश एक स्टेट था, उत्तर प्रदेश को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया और उससे क्या बना दिया हमने, उत्तराखंड बना दिया, है ना। तो ऐसे स्टेट जो पहले एग्जिस्ट करते थे, उनसे अगर कोई नया स्टेट बनाते हैं तो किस में आएगा, आपका आर्टिकल 3 में। और ऐसा कोई स्टेट जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, उससे अगर कोई आर्टिकल, उससे अगर आपका कोई नया स्टेट बनाते हैं तो किस में आएगा, आपका आर्टिकल 2 में। यहां तक समझ में आया ना। चलो थोड़ा सा इसे और कंटिन्यू करते हैं, आर्टिकल 4 और देख लेते हैं, है ना। अब आर्टिकल 4 में क्या है मेरे बच्चे, आर्टिकल 4 में आपको बहुत छोटी सी चीज है। आर्टिकल 4 में ये बोला कि अगर आपने आर्टिकल 2 और 3 से, अगर आपने क्या किया, आर्टिकल 2 से और आर्टिकल 3 से, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लेना, ठीक है। चलो अब यहां पे आर्टिकल 4 में क्या बोला, आर्टिकल 4 में बोला कि आर्टिकल 2 से और आर्टिकल 3 से अगर मैंने कोई नया स्टेट बनाया है ना, तो मेरे कुछ शेड्यूल्स में चेंज होगा। कौन कौन से शेड्यूल में चेंज होगा, मेरा शेड्यूल जो 1 है, फर्स्ट शेड्यूल, और मेरा जो 4th शेड्यूल है, फर्स्ट और 4th शेड्यूल में कुछ चेंजेस आएंगे, है ना। अब इन शेड्यूल्स में क्या आता है, पुराने वीडियो देखना, है ना। इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट लिखाए हैं उसमें मैंने शेड्यूल्स बहुत डिटेल में समझाए हैं, जिसे नहीं पता हो वो पुराने वीडियो जाके देखना और वहां पे देखना कि किस शेड्यूल में क्या आता है, ठीक है। चलो तो यहां पे मैंने क्या बोला कि आर्टिकल 2 से और आर्टिकल 3 से, आर्टिकल 2 और 3 से चेंजेस आएंगे। कहाँ चेंजेस आएंगे, शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में। तो वो जो चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, संशोधन नहीं करना होगा। बस इतनी सी चीज बोली है किसमें, आपका आर्टिकल 4 में, ठीक है। तो आप ये 4 आर्टिकल जो है वो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पूछा जाता है भाई आपको पता होना चाहिए, पहले में क्या है, नेम है, दूसरे में क्या है, किसी को हम इंडिया में इंक्लूड करेंगे, तीसरे में क्या है, कोई इंडिया में इंक्लूड है तो उसमें हमें चेंज करना है। जैसे आपका मान लो हमें नाम चेंज करना है, ये जो उत्तराखंड है ना, इसका पहले नाम था उत्तरांचल, है ना, बाद में इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, उत्तराखंड। तो वो कौन से आर्टिकल से हुआ, आर्टिकल 3 से, ठीक है। कैलकटा है, कैलकटा का नाम पहले कलकत्ता हुआ करता था, फिर कोलकाता हो गया, तो वो नाम चेंज किससे हुआ, 3 से। नहीं बेटा वो 3 से नहीं होगा, वो सिटी है, समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। कोलकाता का नाम, कलकत्ता का नाम कोलकाता हुआ, वो 3 से नहीं होगा। ये किसके लिए बात कर रहा है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स के लिए, सिटीज के लिए बात नहीं कर रहा। सिटीज का कौन करेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी, आर्टिकल 3 नहीं होगा वो। दोनों में डिफरेंस समझना, स्टेट का नाम चेंज करना है आप किससे करोगे, आर्टिकल 3 से। सिटी का नाम चेंज करना है वो आर्टिकल 3 में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा देखते हैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये चारों आर्टिकल पढ़ लिए। अब क्या आता है सर पार्ट 1 में, पार्ट 1 में और क्या चीजें आती हैं, थोड़ी सी स्टोरी समझना। मैंने आपको पहले भी बताया था जब कमिटीज में पढ़ा रहा था कि सरदार पटेल का क्या रोल था, है ना। इंडिया में कई सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, तो आपके 565 प्रिंसली स्टेट्स थे
जिन्हें यूनियन ऑफ इंडिया में इंक्लूड करेंगे, जिन्हें यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाएंगे आपके कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो इस वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, उन्होंने क्या किया, इंडिया का यूनिफिकेशन किया। ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट तो पहले से ही था, जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें इंडिया में शामिल किसने किया, सरदार पटेल ने। तो आपका बिफोर पार्टीशन 565 थे और आफ्टर पार्टीशन जो थे वो 552 थे, है ना। ये प्रिंसली स्टेट थे नंबर आपका, क्योंकि कुछ प्रिंसली स्टेट के हाँ चले जाएंगे, आपके पाकिस्तान में चले जाएंगे, है ना। तो आपका आफ्टर पार्टीशन 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उन सबको यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट किसने बनाया, सरदार पटेल ने, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है ना, कहाँ बना हुआ है, नर्मदा नदी, है ना, नर्मदा रिवर के कोस्ट पे, सरदार सरोवर डैम के पास, है ना, बना हुआ है आपका किसका, सरदार पटेल का एक स्टैचू बना हुआ है ना। इस टाइम आपका दुनिया में जो टॉलेस्ट स्टैचू है वो कौन सा है आपका, सरदार पटेल जी का स्टैचू। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया का यूनिफिकेशन करवाया था। प्रिंसली स्टेट्स जो थे, कितने प्रिंसली स्टेट, 565। आफ्टर पार्टीशन कितने बचे, 552। उन्हें यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट किसने बनवाया, सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस वजह से इनके स्टैचू का हम क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अच्छा, मैंने बोला सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, तो याद रखना इनके स्टैचू की जो हाइट है ना, इनके स्टैचू की जो हाइट है हेड टू टो, वो आपका कितना है, 182 मीटर। याद रखेंगे कितना है, 182 मीटर। विदाउट प्लेटफॉर्म बता रहा हूं बेटा, प्लेटफॉर्म की हाइट अलग है, विद प्लेटफॉर्म जो हाइट आएगी वो आपका 240 मीटर आएगी। विद प्लेटफॉर्म जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 240 मीटर आएगी। लेकिन विदाउट प्लेटफॉर्म जो हाइट है वो कितनी है आपका, 182 मीटर। तो इससे ज्यादा अभी तक कोई हाइट नहीं है, आगे अगर कोई स्टैचू बनेगा तो उसकी हाइट ये होगी। तो ये आपका थोड़ा सा याद रखेंगे। अच्छा, ऐसे ही जैसे सरदार पटेल ने इंडिया का यूनिफिकेशन करवाया था ना, ऐसे ही जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाया था बिस्मार्क ने, है ना। तो बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाया। इस वजह से सरदार पटेल को क्या बोला जाता है आपका, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, है ना। इस वजह से सरदार पटेल को क्या बोला जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया का यूनिफिकेशन सरदार पटेल ने करवाया। कैसे, बिस्मार्क की तरह। बिस्मार्क ने किसका यूनिफिकेशन करवाया, जर्मनी का। तो कंपेयर किया जाता है तो बोल दिया जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, है ना। चलो यहां तक समझ में आया ना चीजें। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, तीन ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, जो चाहते थे कि हम क्या रहें, इंडिपेंडेंट रहें। तो उनमें से एक प्रिंसली स्टेट आपका कौन सा था, जूनागढ़, है ना, गुजरात की तरफ है आपका जूनागढ़। तो जूनागढ़ पार्ट ऑफ इंडिया नहीं बनना चाहता था, नहीं बनना चाहता था। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वोटिंग करवाई जाएगी, है ना। वहां पे वोटिंग होगी, पूरी जो जनता है, पूरी जो वहां के सिटीजन्स हैं, उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप पार्ट ऑफ इंडिया बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते। तो ऑलमोस्ट 95% वोट जो है वो फेवर में मिलेंगे कि हाँ सर हम पार्ट ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं। तो वहां पे जूनागढ़ जो आपका पार्ट ऑफ इंडिया बना, वो कैसे बना, रेफरेंडम से। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि जहां पे जनता वोट करके डिसाइड करती है कि हमें कोई चीज एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है ना। तो जूनागढ़ पार्ट ऑफ इंडिया बना आपका रेफरेंडम से। जूनागढ़ है कहां पे, गुजरात में, ठीक है। दूसरा एरिया आपका क्या था, हैदराबाद। तो दूसरा जो आपका प्रिंसली स्टेट था वो था बेटे हैदराबाद। हैदराबाद भी पार्ट ऑफ इंडिया नहीं बनना चाहता था। हैदराबाद का भी जो आपका नवाब था वो चाहता था हम जो है वो इंडिपेंडेंट रहें। तो यहाँ पे हैदराबाद जो होगा, हैदराबाद पे सरदार पटेल जो हैं वो आपका पुलिस एक्शन करवाएंगे, मतलब पुलिस को भेजेंगे और पुलिस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैदराबाद को पार्ट ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। स्टोरी ये है कि आपका क्या कहते हैं, बोला ये गया था कि आप आर्मी की भेज के, आर्मी को भेज के आप किसी को भी फोर्स नहीं करोगे कि जो आपका इंडिया का पार्ट बने, है ना। जिसे आपका इंडिया का पार्ट बनना है तो वो बन सकता है, जिसे पाकिस्तान का पार्ट बनना है वो पाकिस्तान का पार्ट बन सकता है, और जिसे इंडिपेंडेंट रहना है वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। इस तरीके के कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे। लेकिन आर्मी के लिए मना किया था आपने, पुलिस के लिए मना नहीं किया था। तो सरदार पटेल ने बोला कि भाई आर्मी के लिए मना है, मैं आर्मी नहीं भेजूंगा, लेकिन मैं पुलिस तो भेज सकता हूं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पुलिस को भेजा, और पुलिस एक्शन से आपका हैदराबाद बना पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे ही पाकिस्तान को मालूम पड़ा कि भाई हैदराबाद पे पुलिस भेजी है और पुलिस से आपके हैदराबाद को प्रेशराइज करके पार्ट ऑफ इंडिया बनाया गया है, तभी आपके पाकिस्तान जो होगा वो अटैक कर देगा किस पे, कश्मीर पे।
पाकिस्तान कश्मीर पे अटैक करेगा, और जैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया, कश्मीर के राजा हुआ करते थे बेटा हरी सिंह, है ना, हरी सिंह राजा थे आपके कश्मीर के। तो कश्मीर के राजा हरी सिंह इंडिया से बोलेंगे कि सर हमारे पे अटैक हुआ है, हमें आपकी हेल्प चाहिए, आप हमें डिफेंस प्रोवाइड करिए, आप हमें सुरक्षा दीजिए, आपका पाकिस्तान से हमें बचाइए। तो यहाँ पे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होंगे ना, वो जाएंगे, है ना, पंडित नेहरू जो है वो आपका हरी सिंह के पास जाएंगे, बोलेंगे कि सर हम आपको डिफेंस क्यों दें, आप इंडिपेंडेंट हो तो आप अपना सिक्योरिटी खुद देखो। तो जब वो यहाँ पे डिफेंस देने से मना करेंगे, तब वहां पे क्या होगा, कश्मीर के राजा हरी सिंह और पंडित नेहरू जी के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होगा, मतलब एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में क्या बोला जाएगा कि आप पार्ट ऑफ इंडिया बनो, अगर आप पार्ट ऑफ इंडिया बनते हो तो हम आपको डिफेंस देंगे, हम आपके एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो मैनेज करेंगे, हम आपका कम्युनिकेशन जो है वो मैनेज करेंगे। तो कुछ स्पेशल कंडीशंस पे कश्मीर जो है वो पार्ट ऑफ इंडिया बना था। वो स्पेशल कंडीशंस कहाँ मेंशन थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, है ना, समझ में आया। और जहां तक पाकिस्तान की आर्मी आ गई थी, वो आपका पोर्शन क्या होता है, पीओके होता है। तो कभी हम मैप देखेंगे, मैप में वो चीजें हम डिटेल में देखेंगे, या हमने ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में हम मैप देखेंगे कि पीओके वाला पोर्शन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ में आया ना कि आपका 3 स्टेट ऐसे थे, 3 प्रोविंसेस ऐसे थे जो पार्ट ऑफ इंडिया नहीं बनना चाहते थे। पहला जूनागढ़ कैसे पार्ट बना, रेफरेंडम से। दूसरा हैदराबाद कैसे पार्ट बना, पुलिस एक्शन से। तीसरा आपका कश्मीर कैसे पार्ट बना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। किस किस के बीच, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच और आपका किसके, राजा हरी सिंह जो कश्मीर के राजा हुआ करते थे, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखो अगली चीज देखना, अब क्या होगा, जैसे हम आजाद हुए ना, आजाद होने के बाद एक डिमांड उठी। 2 लैंग्वेजेस हैं, एक लैंग्वेज है तमिल और दूसरी लैंग्वेज है तेलुगु, है ना। तो ये दोनों लैंग्वेज हैं, तमिल और तेलुगु, ठीक है। अब तमिल और तेलुगु लैंग्वेज वाले सारे लोग जो थे ना, पहले वो एक स्टेट में थे, वो स्टेट था आपका मद्रास, मद्रास में हुआ करते थे। बट यहाँ पे एक डिमांड उठेगी कि भाई तमिल वाले और तेलुगु वाले वो बोलेंगे हमें सेपरेट कर दो, है ना, तमिल वालों के लिए एक अलग स्टेट हो जाए और जो आपके तेलुगु वाले हैं उनके लिए एक अलग स्टेट हो जाए। तो मतलब ये डिमांड करेंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, डिमांड क्या करेंगे कि लैंग्वेज के बेसिस पे आप एक अलग स्टेट बना दो। बट यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियन थे, जितने भी आपके बड़े बड़े लीडर्स थे, वो देखेंगे कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट बनाते हैं तो बेटा इंडिया में 2000 3000 लैंग्वेज हैं, इंडिया में हर 100-200 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना। तो आपके कितने सारे स्टेट बन जाएंगे और उन सारी स्टेट्स को आपका एडमिनिस्ट्रेशन करना कितना मुश्किल होगा। और दूसरी चीज, अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाओगे तो हो सकता है इंडिया की जो यूनिटी और डाइवर्सिटी है, वो यूनिटी को भी फर्क पड़े, है ना, यूनिटी भी अफेक्ट हो। इस वजह से इन सारी चीजों को देखने के लिए कुछ कमिटीज बनेंगी, है ना। तो हम लिखेंगे कमिटीज रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 3 कमेटी पढ़ते हैं हम। पहली कमेटी बनी 1948 में, जो कमेटी बनी जो थी आपका एस के धर कमीशन, है ना। एस के धर कमीशन बना कब बना आपका, 1948 में, 1948 में, मार्च 1948 में बना था। और आपका नवंबर 1948 में इसने रिपोर्ट दी। भाई कोई भी कमीशन क्यों बनेगा, जांच करेगा, है ना, इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा। तो इन्होंने नवंबर 1948 में इन्होंने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि सर हम लोग जितने भी स्टेट बनाए, वो स्टेट प्लीज और प्लीज वो स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे ना हो, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे अगर स्टेट बनते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और हो सकता है इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़े। इस वजह से इस कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे सर आप स्टेट्स मत बनाइए, लैंग्वेज के बेसिस पे आपको कोई स्टेट मत बनाइए, ठीक है। लेकिन क्या था, ये जो डिमांड थी ना तमिल और तेलुगु वालों की, ये डिमांड चलती रहेगी, आपके स्ट्राइक्स चलते रहेंगे। जब स्ट्राइक्स चलते रहेंगे तो कांग्रेस एक कमेटी बनाएगी जो थी आपकी JVP कमीशन, है ना। अगला कमीशन कौन सा बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, JVP कमीशन। ये आपका 1948 दिसंबर 1948 में बना था और फरवरी मार्च 1949 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो आप ईयर याद रखोगे 1949 इन्होंने रिपोर्ट दी। अच्छा ये JVP, ये 3 आपको वो दिख रहे हैं ना, 3 अल्फाबेट्स JVP, ये कौन थे, क्या ये लीडर थे क्या कांग्रेस के, क्योंकि ये कमीशन किसने बनाया था, ये कमीशन बनाया था आपका कांग्रेस ने। तो ये JVP है ना, 3 कांग्रेस के लीडर थे। 3 कांग्रेस के लीडर कौन थे, जे से थे जवाहरलाल नेहरू, जे से रहेंगे जवाहरलाल नेहरू, वी से रहेंगे वल्लभ भाई पटेल, और पी से रहेंगे आपका पत्ता भाई सीतारामैया, है ना। तो 3 कांग्रेस के लीडर थे JVP कमीशन में, जवाहरलाल नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल और पत्ता भाई सीतारामैया, है ना। इन तीनों ने मिलकर आपका ये कमीशन बनाया, इन्होंने इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने के बाद ये भी, इनका भी कंक्लूजन सेम था कि भाई अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, भाई इंडिया की जो यूनिटी है ना वो टूट सकती है, इंडिया की यूनिटी को दिक्कत हो सकती है, इस वजह से लैंग्वेज के बेसिस पे मत बनाओ। और अगर ये डिमांड बहुत ज़्यादा उठी तो आपको पता है कितने सारे स्टेट बन सकते हैं, है ना। तो इस वजह से इस कमीशन ने भी क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। इस कमीशन ने भी रिजेक्ट कर दिया कि आपका लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे आपके स्टेट्स जो हैं वो नहीं बनने चाहिए। लेकिन भाई आपका जो आंदोलन चल रहा था, आपकी जो जितने भी मूवमेंट चल रहा था वो मूवमेंट चलता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, पोती श्री राम मल्लू करके एक लीडर हुआ करते थे, वो आपका हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। और जो आपका 56 डे के हंगर स्ट्राइक के बाद क्या होगा कि उनकी डेथ हो जाएगी, वो एक्सपायर हो जाएंगे, है ना। तो जब इतने दिन के बाद वो एक्सपायर हुए तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका मूवमेंट जो होता है ना वो बहुत तेज़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिमांडें उठती हैं, और मतलब गवर्नमेंट पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और गवर्नमेंट को भी लगता है कि अगर अब हमने नहीं बनाया है तो हो सकता है आपका चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाएं। इस वजह से क्या होगा, आप अक्टूबर में आप अक्टूबर 1953 में लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट बनाओगे आंध्र। एक अलग से स्टेट बना दोगे जो क्या है आपका आंध्र प्रदेश। कब बना, अक्टूबर 1955 1953 में। किसके बेसिस पे बना, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो आंध्रा, ये तेलुगु बोलने वाले लोग थे वो आंध्रा में आ गए, और जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो तमिलनाडु में चले गए। तो लैंग्वेज के बेसिस पे आपका पहला स्टेट जो बना वो कौन सा स्टेट था आपका, आंध्र प्रदेश। कब बना, अक्टूबर 1953 में बन गया ये आपका। अच्छा, अब जब बन गया लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट, तो अब बाकी सारे आपकी जगह भी डिमांड उठेगी कि लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट्स को बनाइए, है ना। अब वो डिमांड उठेगी, अब आप मना भी नहीं कर सकते कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट नहीं बनाएंगे, है ना। तो जब डिमांड ज़्यादा उठेगी तो फिर आप एक कमेटी बनाओगे, और अगली कमेटी थी आपकी फजल अली कमीशन। अगली कमीशन आपका क्या बना, फजल अली कमीशन। ठीक है, मैं ये यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको ये ढंग से दिखे, और इस चीज़ को मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ, है ना। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, अक्टूबर 1953, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये देखा ना आपको, तो फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो जब ये बन गया, डिमांड उठी हर स्टेट से कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनने चाहिए, तो अगला स्टेट अब आपका क्या होगा, अगली कमेटी बनेगी। कौन सी कमेटी बनी आपकी, फजल अली कमीशन। और ये फजल अली कमीशन जो बना था आपका 1953 में, ये कमीशन बना था, और 1955 में इस कमीशन ने रिपोर्ट दी थी। अब यहाँ पे जब इसने रिपोर्ट दी तो ये मना नहीं कर सकता बेटा कि हम स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बना सकते, क्योंकि एक स्टेट बन चुका है ना आपका लैंग्वेज के बेसिस पे। जब एक स्टेट बन गया तो आप कैसे मना करोगे कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट नहीं बना सकते। तो इसने ये तो एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट बनाएंगे, बट इसने एक चीज मना कर दी। इसने क्या साफ बोला कि हम हर स्टेट में एक से ज्यादा लैंग्वेज रखेंगे, मतलब सिंगल लैंग्वेज सिंगल स्टेट नहीं होगा। वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो बात थी वो इसने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये कमीशन क्या करेगा, एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ लैंग्वेज ऑन द लैंग्वेज बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट, है ना। एक्सेप्ट तो कर लिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन वन स्टेट वन लैंग्वेज वाले कंसेप्ट को इसने क्या किया, आपका रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, है ना। ये चीज यहां पे समझ में आई। ठीक है, अब इस कमीशन ने क्या बोला, इस कमीशन ने ये बोला कि हम क्या करते हैं, हम आपका 16 तो स्टेट बनाते हैं, हम 16 स्टेट बनाते हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं। इस कमीशन ने प्रपोज क्या किया, इस कमीशन ने प्रपोज किया कि हम 16 स्टेट बनाते हैं और आपका 3 जो है वो यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं।
ये प्रपोजल रहेगा आपका किसका, फजल अली कमीशन का, है ना, फजल अली कमीशन का ये प्रपोजल रहेगा। लेकिन बाद में क्या होगा, आपका जो पार्लियामेंट है भाई, पार्लियामेंट आपका अपने अकॉर्डिंग चलती है ना, कमीशन आपका रिकमेंडेशन दे सकता है, आपका एडवाइस दे सकता है, लेकिन बाद में क्या होगा, पार्लियामेंट लाएगी आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। पार्लियामेंट ने बिल पास किया, वो बिल क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। उसके बेसिस पे आपके 14 स्टेट बने और 6 जो है वो यूनियन टेरिटरीज बने, है ना। उसके बेसिस पे आपके देखो रिकमेंडेशन क्या था, 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज का, एक्चुअल में बने कितने, 14 स्टेट और आपके 6 यूनियन टेरिटरीज, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज। कैसे बने, किसकी वजह से, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई ना, कि कितना प्रपोज था, कौन कौन सी कमिटीज थी, कितने आपके बने। ठीक है, चलो इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये बनेंगे तो हमने देखा था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, कब होगा, 1956 में, और जिससे क्या होगा, पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशन का जो होगा वो रिपील हो जाएगा, साथ में पार्ट 9 जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिपील हो जाएगा। ये हम देख चुके हैं पहले, है ना, जो हमने फैक्ट वाला वीडियो देखा था जहां पे हमने शेड्यूल्स भी देखे थे, वहां पे ये चीज मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो 14 स्टेट बने थे, और अभी आपके स्टेट्स कितने हैं, 29 थे, जो जब कश्मीर आपका स्टेट से हट गया तो कितने हो गए आपके, 28। तो आपसे पूछा जाए अभी स्टेट कितने हैं, तो अभी आपके कितने स्टेट, 28 स्टेट हैं अभी, है ना, और आपका 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। भाई अभी कितने स्टेट हैं, 28, और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं आपका, 8 हैं, है ना। तो कैसे ये आपका 14 से 28 तक आए, तो ये जर्नी भी हम देखेंगे, है ना, ये जर्नी भी हम देखते जाएंगे और आपका आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो अब देखते हैं 15th स्टेट। अब यहाँ क्या होगा, 1960 में, 1960 में आपका एक स्टेट हुआ करता था बॉम्बे, है ना, बॉम्बे एक स्टेट था। बॉम्बे स्टेट स्प्लिट हो जाएगा, बॉम्बे में मराठी बोलने वाले थे वो आपका अलग हो जाएंगे, गुजराती बोलने वाले अलग हो जाएंगे। तो बॉम्बे 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, और बॉम्बे से आपके कौन कौन से स्टेट बनेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र। तो आपका 15th स्टेट जो बनेगा वो कौन सा था आपका, गुजरात। गुजरात बिकम 15th स्टेट, गुजरात आपका 15वां राज्य बन जाएगा। 15th स्टेट जो होगा वो बन जाएगा आपका कौन सा, गुजरात, है ना। मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में आ जाएंगे और गुजराती बोलने वाले गुजरात में, तो गुजरात आपका 15th स्टेट बनेगा। आगे चलते हैं, आपका 1961 में क्या होगा, 1961 में आपका 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके आपका एक यूनियन टेरिटरी होगी जिसे इंक्लूड किया जाएगा, जो थी आपकी दादर और नगर हवेली, है ना। आपने सुना है ना दादरा और नगर हवेली, तो दादरा नगर हवेली पार्ट ऑफ इंडिया कब बनी, 1961 में। कैसे बनी, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, है ना। दादरा नगर हवेली आपका पार्ट बनी किसका, इंडिया का। अगले साल आगे बढ़ेंगे 1962 में, 1962 में बेटा यहाँ पे देखो 61 में 10th हुआ था, 1962 में आपका होगा 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड होगा, और इस 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या होगा, गोवा बनेगा पार्ट ऑफ इंडिया और दमन दीव बनेगा, है ना। क्या होगा, गोवा बना पार्ट ऑफ इंडिया और दमन एंड दीव सुना होगा ना, ये भी बना क्या आपका पार्ट ऑफ इंडिया। गोवा अभी स्टेट नहीं बना है, गोवा स्टेट नहीं बना है, गोवा पार्ट ऑफ इंडिया बना है, यूनियन टेरिटरी बना है, लेकिन गोवा अभी स्टेट आपका नहीं बना है। ठीक है, 1962 में, 1962 में आपका देखो 10, 12 और 14 आएगा, यहाँ पे 14th अमेंडमेंट होगा और पुदुचेरी पार्ट बन जाएगा, है ना। 1962 में ही आपका क्या होगा, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, और यहां से क्या होगा, पौंडीचेरी या पुदुचेरी बन जाएगा पार्ट ऑफ इंडिया, और ये आपका क्या बनेगा, एक यूनियन टेरिटरी बनेगा आपका पौंडीचेरी। स्टेट अभी तक 15 ही है, स्टेट अभी आपका 15 ही है, क्योंकि आपका बॉम्बे से अलग हो गए, आपका महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए, तो गुजरात आपका 15th स्टेट है। ये यूनियन टेरिटरीज ऐड होते जा रहे हैं, गोवा भी यहाँ पे कैसे ऐड हुआ है, यूनियन टेरिटरी ऐड हुआ है। अब क्या होगा आपका 1963 में, 1963 में आपका 16th जो स्टेट बनेगा वो बनेगा आपका नागालैंड। 16th स्टेट जो बनेगा वो बनेगा आपका नागालैंड, ये करेक्शन है थोड़ा, स्टेट है ये, है ना। तो आपका 16th स्टेट जो बनेगा वो बनेगा आपका नागालैंड, तो नागालैंड बिकम 16th स्टेट ऑफ इंडिया। अभी आपके स्टेट का नंबर कितना हो गया, 16 हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा आपका, 1966 आएगा, और 1966 आएगा ना, यहाँ पे पंजाब स्प्लिट हो जाएगा। पंजाब में आपके दो होंगे। पंजाब में क्या होगा, हिंदी बोलने वाले हरियाणा हो जाएंगे और पंजाबी बोलने वाले रह जाएंगे कहाँ पे, पंजाब में। और जहाँ पे दोनों लैंग्वेज मिलती थी वो होगा चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को बना देंगे आपका यूनियन टेरिटरी, है ना। तो 1966 में क्या हुआ आपका, हरियाणा बन गया आपका 17th स्टेट, चंडीगढ़ बन गया आपका यूनियन टेरिटरी। और ये दोनों कहाँ से निकले हैं, कहाँ से सेपरेट हुए हैं आपका, पंजाब से। तो हरियाणा बन गया यहाँ पे 17th स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में स्टेट का नंबर बढ़कर कितना हो गया आपका, 17 तक आ गए। ठीक है, समझ में आया। चलो एक चीज और, आपका 1969 में असम जो था ना, असम में सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आया करते थे। नागालैंड तो अलग हो गया, अभी भी जो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट है ना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सारे किस में आते थे, असम में ही आते थे। अरुणाचल प्रदेश किसका पार्ट था, असम का ही पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, असम से मेघालय अलग होने की कोशिश करेगा, अलग होने की कोशिश करेगा, अलग नहीं हुआ था। तो मेघालय एक ऑटोनोमस स्टेट बन जाएगा। मेघालय जो है वो एक ऑटोनोमस स्टेट बन जाएगा, किससे, 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मेघालय पार्ट तो रहेगा किसका, असम का। किसके अंडर रहेगा, असम के। लेकिन वो क्या होगा, एक आपका ऑटोनोमस स्टेट बन जाएगा, मतलब अपनी सारी चीजें मेंटेन करेगा, लेकिन उस पर जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी वो कौन होगी, आपकी असम गवर्नमेंट। इस तरीके से आपका मेघालय आपका एक अलग स्टेट बनना शुरू करेगा। लेकिन आपका 1971 में मेघालय आपका एक अलग से स्टेट ही बन जाता है ना। हिमाचल प्रदेश जो एक यूनियन टेरिटरी होता है वो बनता है आपका 18th स्टेट, है ना। सॉरी, ये आपका मेघालय नहीं बनता, मेघालय भी 1975 में बनेगा, है ना। हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका 18th स्टेट बन जाता है। हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका 18th स्टेट बन जाता है इंडिया का। और उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या होगा आपका 72 में, 1972 में बेटा मेघालय पार्ट बनता है आपका, मेघालय एक सेपरेट स्टेट बन जाता है ना। तो वहां पे थोड़ा सा मैं गलती से बोल गया कि 1971, ठीक है, तो उसे माइंड मत करना, 1972 में बनेगा। 1972 में आपके तीन स्टेट बनते हैं। एक बनता है आपका मणिपुर, जो बनेगा आपका कौन सा, 19th स्टेट। आपका बनेगा त्रिपुरा, त्रिपुरा बनेगा आपका 20th स्टेट। और मेघालय बनेगा आपका 21st स्टेट। तो तीन नए स्टेट बने, 19th स्टेट मणिपुर, है ना, 20th स्टेट आपका त्रिपुरा, और 21st स्टेट बनेगा आपका मेघालय। तो स्टेट्स का नंबर बढ़कर कितना हो गया, 21। अभी भी 7 स्टेट बचे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 के बाद 1975 पे आते हैं। 1975 में आपका सिक्किम इंडिया का एक फुल फ्लेज स्टेट बनेगा, और सिक्किम जो है वो आपका 22nd स्टेट बनेगा इंडिया का, है ना। 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, और इस 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आर्टिकल 2A जो है वो रिपील कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, और सिक्किम को एक कंप्लीट स्टेट का स्टेटस दे दिया जाएगा। सिक्किम एक कंप्लीट स्टेट बनेगा, और ये किससे बनेगा आपका, कौन सा स्टेट, आपका 22nd स्टेट बनेगा। ठीक है, एक फैक्ट और याद रखना, वैसे छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं है। 35th अमेंडमेंट से सिक्किम एज अ प्रोटेक्टोरेट आपका इंक्लूड हुआ था इंडिया में, है ना। 35th अमेंडमेंट से सिक्किम एक ट्रायल बेसिस पे आया था। ट्रायल बेसिस पे मतलब सिक्किम ने बोला कि हम चाहते हैं कि हम कुछ दिन इंडिया का पार्ट रहें, और हम देखें कि क्या हम इंडिया के साथ सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस वजह से 35 अमेंडमेंट हुआ था 1974 में, जिससे सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन के आया था। लेकिन उसे अच्छा लगा बाद में, तो उसने क्या बोला, हमें एक कंप्लीट स्टेट बना दो। तो आपका 36th अमेंडमेंट से क्या हुआ, हमने सिक्किम को एक कंप्लीट स्टेट बना दिया। सिक्किम के लिए अलग से हमने जो आर्टिकल बनाया था 2A, वो आर्टिकल हमने क्या कर दिया, रिपील कर दिया, वापस कर दिया, और सिक्किम बन गया आपका एक कंप्लीट स्टेट। कब बना, 1975 में। तो स्टेट्स का नंबर कितना हो गया आपका, 22। ठीक है, 6 स्टेट बचे हैं ना अभी, देखते हैं। चलो अब होगा 1987, है ना, अब होगा 1987। 1987 में 3 स्टेट और बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब आपकी ये 3 स्टेट बने थे ना, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, तब अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को यूनियन टेरिटरी बनाया था आपने।
तब आपने क्या बोला था कि अरुणाचल प्रदेश एक अलग यूनियन टेरिटरी होगा, मिजोरम एक अलग यूनियन टेरिटरी होगा। स्टेट का इन्हें अथॉरिटी नहीं दी थी। वो स्टेट की अथॉरिटी मिलेगी इन्हें आपका ऑलमोस्ट 15 ईयर के बाद, मतलब आपका 1987 में। तो 1987 में आपका मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, गोवा जो आपका 1962 में आपका यूनियन टेरिटरी बना था, वो भी बन जाएगा यहाँ पे क्या, स्टेट। तो मिजोरम बनेगा आपका 23rd स्टेट, मिजोरम बना आपका 23rd स्टेट, अरुणाचल बना आपका 24th स्टेट, अरुणाचल बना आपका 24th स्टेट, और आपका गोवा बन गया कौन सा, 25th स्टेट। गोवा आपका बन गया 25th स्टेट। तो स्टेट्स का नंबर बढ़कर कितना हो गया बेटा, 25 हो गया, है ना, 25 स्टेट हो गए। चलो आगे आते हैं। अब अगला जो अमेंडमेंट या अगले चेंजेस आएंगे आपका 2000 में, है ना। 2000 में 3 स्टेट बनेंगे। मध्य प्रदेश एमपी से अलग होगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ अलग होकर आपका बनेगा 26th स्टेट। उत्तर प्रदेश से अलग होगा उत्तरांचल, जो बनेगा आपका 27th स्टेट। और आपका झारखंड अलग होगा किससे, बिहार से, ये बनेगा आपका 28th स्टेट। समझ में आया। इनके डेट भी अगर आपसे पूछ लें तो डेट भी याद कर लो बेटा, 2000 है ना, 2000 1 नवंबर, 1 नवंबर 2000, है ना। 1 नवंबर 2000 में आपका छत्तीसगढ़ बन जाएगा। 9 नवंबर 9 नवंबर 2000 में आपका उत्तराखंड बन जाएगा। और आपका 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 में आपका झारखंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के आप डेट याद रखना चाहो तो डेट भी याद रख सकते हो। आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 नवंबर। आपसे पूछा जाए उत्तराखंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 9 नवंबर। आपसे पूछा जाए झारखंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका, तो 15 नवंबर। ये चीज यहां तक समझ में आई ना। तो नंबर ऑफ स्टेट कितने हो गए आपके, 28 हो गए। अब आपका क्या होगा इसके बाद 2014 में, 2014 में आपका 29th स्टेट बनेगा तेलंगाना, है ना। 29th स्टेट बनेगा आपका तेलंगाना। 2 जून की डेट है, ठीक है। जून 2014 में तेलंगाना बन जाएगा आपका 29th स्टेट। तो नंबर ऑफ स्टेट आपके कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। समझ में आया यहां तक। नंबर ऑफ स्टेट कितने हो गए आपके, 29 हो गए। और 29 स्टेट के बाद 2019 में क्या होगा, कश्मीर को स्टेट से हटा दिया जाएगा। कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, लद्दाख और कश्मीर में। तो कश्मीर और उसे बना दिया जाएगा आपका यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज। तो जो नंबर ऑफ स्टेट आपके 29 थे वो रिड्यूस होके कितने हो गए, 28 हो गए। और 2 नए यूनियन टेरिटरीज आपके बन गए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, 2 नई यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे स्टेट हो गए आपके 28 और यूनियन टेरिटरीज हो गए आपके 9, है ना। लेकिन क्या हुआ आपका सन 2020 में, 2020 में क्या होगा, 2020 में आपका दादरा नगर हवेली जो था उसे मर्ज कर देंगे दमन दीव में। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव मर्ज हो जाएंगे। तो आपके यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो रिड्यूस होके कितने रह जाएंगे आपका, 8 यूनियन टेरिटरीज। तो अभी आपसे करंट कंडीशन पूछी जाए, देखो दादरा नगर हवेली जो है वो मर्ज हो गया किसके साथ, दमन दीव। दादरा नगर हवेली जो मर्ज हो गया किसके साथ हो गया, दमन दीव के साथ। ठीक है, दमन दीव के साथ। ठीक है, तो आपका जो स्टेट हो गए, स्टेट कितने हो गए, 28 स्टेट। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज कितने हो गए, 8। तो पूछा जाए अभी कितने स्टेट हैं, कि सर स्टेट का नंबर क्या है, 28। यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 8 हैं। कैसे कैसे चेंज हुई ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम सिटीजनशिप शुरू करेंगे। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप क्या करो, आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना बेटा, समझ में अगर आपको नहीं आ रही तो आप क्या करो, आप सिंपल इतना करो कि आप हमें सजेस्ट कर दो, है ना, कि सर जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप उसे कमेंट करो, हम उसे कमेंट में दोबारा से आपको समझाएंगे, या फिर हम उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, चले तो वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।